हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर प्रीवियस टाइम पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की हुई थी। इम्पीडेंस के बारे में बताया था, किस तरह से इम्पीडेंस निकाला जाता है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर जे होता है उसका किस तरह से रोल होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था एसी सर्किट्स के। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। लास्ट टर्न पे मैंने बात किया था, इम्पीडेंस की बात किया था। इम्पीडेंस को जो डिनोट करते हैं लेटर Z से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ये मैंने लास्ट टर्न पे बताया था। इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस के बारे में मैंने बताया था कि अगर किसी सर्किट में कोई करंट आई फ्लो हो रही है तो उसको R कंपोनेंट, L कंपोनेंट और C कंपोनेंट के द्वारा जो अपोज करते हैं तीनों कंपोनेंट करंट को, उसको हम लोग डिनोट करते हैं इम्पीडेंस से। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है, और इसका जो लेटर होता है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं इसको, उसको हम लोग Z बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम पे कुछ सर्किट्स बताए थे आपको। एक तो मैंने बताया था यहाँ पर RL सर्किट बताया था, और उसके बाद मैंने बताया था RC सर्किट बताया था। उसके बाद मैंने एक सर्किट बताया था इसमें केवल इंडक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद मैंने बताया था कि जिसमें सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। इन चारों सर्किट्स की मैं इम्पीडेंस की वैल्यू मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैं RL सर्किट की बात करता हूं तो RL सर्किट में जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो होती है √R² प्लस XL², और XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L। ये आपको लास्ट टर्न पे मैंने बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो सर्किट है वो है RC सर्किट। RC सर्किट में जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो होती है √R² प्लस XC² होती है, और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा इंटू C। अगर सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर लगा हुआ है तो उसकी Z की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L, और अगर सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसमें Z की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ये चारों केसेस में जो भी इम्पीडेंस की वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी रहे। और ये जितने भी केसेस में जहाँ कहीं भी ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πf। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो डीसी सर्किट में अगर आप ओम्स लॉ पढ़ते थे, डीसी सर्किट में जिसमें केवल रजिस्टर लगा होता था, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ का, I बराबर V/R। I बराबर जो होता है वो V/R के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे AC सर्किट की, ठीक है, तो AC सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो V/Z के बराबर होती है। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं R का, और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं Z का। और Z अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पर AC सर्किट में कभी भी अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला लगेगा I बराबर V/Z। Z जो होता है इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस डिफरेंट सर्किट के यहाँ पर लिखे हुए हैं कि RL सर्किट का इम्पीडेंस होता है ये, RC सर्किट का इम्पीडेंस ये होता है। ठीक है, और L सर्किट का इम्पीडेंस Z बराबर ओमेगा L होता है, और C सर्किट का इम्पीडेंस जो होता है वो 1/ओमेगा C होता है। तो कभी भी अगर हमको AC सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी होगी तो I बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे V/Z। Z इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस अभी मैंने बताया सारे सर्किट्स के किस तरह से निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सर्किट हम लोग उठाते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव इसको क्यों कहा गया है, प्योर इंडक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, इसके अलावा सर्किट में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो किसी भी सर्किट में अगर हम केवल खाली इंडक्टर यहाँ पर लगा देते हैं तो उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम लोग ने सप्लाई यहाँ पर लगाई हुई है वो V बराबर Vm साइन ओमेगा t की लगाई हुई है, और जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है। अब लास्ट अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि KVL यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा, VL के बराबर। जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो इंडक्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज होता है उसके बराबर होता है। अगर आप लूप
लूप में केवीएल लगाएंगे। तो यहाँ से V की वैल्यू, जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इंडक्टर के वोल्टेज के बराबर आ जाएगी। आपको अच्छी तरह से पता है, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने बताया था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो LdI/dt के बराबर होता है, और सप्लाई वोल्टेज आपने मान रखा है कितना, Vm sin ओमेगा टी। ये देखिए यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है वो Vm sin ओमेगा टी लगा रखा है। तो यहाँ से Vm sin ओमेगा टी वो हो जाएगा LdI/dt के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 1/L इंटू Vm इंटू साइन ओमेगा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये Vm/L वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा, अंदर की तरफ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। और आपको अच्छी तरह से पता है अगर हम इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का कॉज ओमेगा टी बटे ओमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर हम इंटीग्रेशन साइन ए टी डी टी का करते हैं तो उसका आंसर आता है माइनस का कॉज ए टी अपॉन में ए। ये आपको याद, अगर नहीं पता है तो आपको ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम Vm/L यहाँ से अगर बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है माइनस का कॉज ओमेगा टी बटे ओमेगा। तो ओमेगा हम लोगों ने क्या कर लिया है, बाहर कर लिया है, तो ये हो जाएगा Vm/L इंटू माइनस कॉज ओमेगा टी। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री लगाई हुई है। यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमको अच्छी तरह से पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर अंदर माइनस साइन हम लोग ने लगा लिया है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन और कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कॉस थीटा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Vm/L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर हमने यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज की जो इक्वेशन मानी थी वो थी Vm sin ओमेगा टी, और जो करंट की इक्वेशन आई है वो आई है Vm/L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वोल्टेज वाली इक्वेशन में कोई भी एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर करंट वाली इक्वेशन में जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, π/2। π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। किस केस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में। अगर सर्किट में कभी भी प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, केवल इंडक्टर लगा हुआ है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। वो आप लोगों ने यहाँ से प्रूव कर दिया है। देखिएगा यहाँ पर कोई एंगल नहीं है और यहाँ पर एंगल आया 90 डिग्री का, तो दोनों के बीच का जो टोटल एंगल आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता था और साथ में डायरेक्शन भी हुआ करती थी। आप लोग को याद होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी हम बात करते हैं तो वेक्टर की बात नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ अ फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम आप कहिएगा कि एसी सर्किट में जब कभी भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं उन क्वांटिटीज़ का फेजर डायग्राम बनाया जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए हम लोग ने इसको वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल आया है वो कितने डिग्री का आया है, 90 डिग्री का एंगल आया है। तो इस तरह से मैंने वोल्टेज को अगर यहाँ पर दिखाया है तो इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ मैंने दिखाया हुआ है, किसको,
करंट को दिखाया हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एंगल नहीं है और यहाँ पर जो एंगल के साथ लगा हुआ है साइन, वो कैसा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है, साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिखा हुआ है। माइनस का मतलब ये होता है कि जो करंट है, करंट के आगे माइनस π/2 लिखा हुआ है, यानी जो करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। और वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये हमारा होता है फेजर डायग्राम। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी, ये मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। करंट आई बराबर कितना होता है, V/Z होता है और Z बराबर ω/L होता है। ये देखिएगा, मैंने जो केस लिया हुआ है यहाँ पर प्योर इंडक्टिव का केस लिया हुआ है और प्योर इंडक्टिव का पहले ही मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा हुआ है तो उसका Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, ω/L के बराबर होती है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी प्योर इंडक्टिव का केस है और यहाँ पर Z की वैल्यू लिखी हुई है, Z बराबर ω/L। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है कि एक 230 वोल्ट की आपने AC सप्लाई लगा रखी है, यानी कि ये वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और इज़ अप्लाइड टू प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब ये हो गया कि केवल और केवल उसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, उसमें L की वैल्यू दी हुई है 2 हेनरी। ठीक है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट फॉर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 50 हर्ट्स दे रखी है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो जब हम f की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो I बराबर होता है V/Z और Z बराबर होता है ω/L। अभी मैंने बताया था कि प्योर इंडक्टिव केस के लिए जो Z होता है वो ω/L के बराबर होता है। ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है 314 और L बराबर दिया हुआ है 2 हेनरी। इन दोनों वैल्यू को जब आप पुट कर देंगे तो Z बराबर ω/L में ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 628। बस I बराबर V/Z में पुट कर दीजिए। V बराबर 230 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ से जो Z की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 628, तो आंसर आ जाएगा 0.366 एम्पियर। होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया था प्योर इंडक्टिव सर्किट, वैसे ही है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए सर्किट को हम लोग बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर किसी भी कैपेसिटर की जो करंट होती है वो होती है I बराबर C dV/dt, वेयर I करंट है और V जो है वो क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है आपने अप्लाई किया हुआ है वो कितना अप्लाई किया हुआ है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो C का इस तरह से हो जाएगा और डिफरेंशिएशन d/dt आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पर Vm क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा, तो ये ओमेगा भी क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आपने मानी थी Vm साइन ओमेगा टी और जो करंट की वैल्यू आई है वो आई है Vm इंटू ओमेगा सी इंटू, यहाँ से आया है जो करंट की वैल्यू आई है वो कॉस ओमेगा टी आई है। अब कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है आपको पता होगा कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस ये जो करंट की इक्वेशन आई हुई है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया हुआ है Vm इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब अगर हम कंपेयर करेंगे वोल्टेज और करंट को, तो वोल्टेज में देखिएगा साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन साथ में कुछ एंगल लग के आ गया है। वो एंगल कितने डिग्री का यहाँ पर आ गया है, 90 डिग्री का एंगल आ गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, प्रीवियस वाला जो केस था,
प्योर इंडक्टिव वाले केस में जो आपकी करंट आई थी उसके संग एंगल आया था, प्योर इंडक्टिव वाले में एंगल आया था माइनस का π/2 आया था, इसीलिए करंट को मैंने 90 डिग्री पीछे की तरफ बनाया था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब कैपेसिटिव वाला हमने केस देखा है, कैपेसिटिव वाले केस में जो करंट के साथ एंगल आया है वो कितना आया है, प्लस का 90 डिग्री आया हुआ है। प्लस का 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, आगे होगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसका फेज़र डायग्राम बना दिया है। इसका भी न्यूमेरिकल एक छोटा सा है, देख लेते हैं। एक 230 वोल्ट की हमने सप्लाई लगा रखी है, एसी सप्लाई। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। और सी की वैल्यू दी हुई है 1 माइक्रोफेरेड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, इसमें भी करंट की वैल्यू निकालनी है, और 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रखी है। वही सेम प्रोसेस है। एफ बराबर यहाँ पर 50 हर्ट्ज दे रखा है और ओमेगा बराबर 2πf होता है। इसको जब हम यहाँ पर एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 314 आ जाएगा। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, इस तरह से प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, तो उसमें Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/ωc के बराबर होती है। तो वही 1/ωc यहाँ पर पुट कर देंगे। Z बराबर 1/ωc, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। I बराबर होता है V/Z, तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 230। और जब इसमें Z बराबर 1/ωc करेंगे तो ωc कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 314, यहाँ पर पुट कर देंगे। और C की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁻6 फेरेड होते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0722 एम्पियर। ठीक है, होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब बात करते हैं अगले सर्किट की, RL सर्किट की। अभी तक देखिएगा जो भी मैंने सर्किट आपका बनाया था वो केवल और केवल प्योर इंडक्टिव सर्किट का, मतलब यहाँ पर L, इसको मैंने प्योर इंडक्टिव क्यों कहा था, प्योर इंडक्टिव इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ L लगा हुआ है। यहाँ पर सेकेंड वाले केस में मैंने इसको प्योर कैपेसिटिव क्यों कहा था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ था, C लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ RL सर्किट की। यहाँ पर केवल L नहीं लगा हुआ है, L के साथ क्या लगा हुआ है, R भी लगा हुआ है, इसलिए इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं RL सर्किट बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम R के संग C लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग RC सर्किट बोलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, प्रीवियस वाले केस में जब यहाँ पर प्योर इंडक्टर लगा हुआ था, जब यहाँ पर प्योर इंडक्टर लगा हुआ था, उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल आया था वो कितना आया था, 90 डिग्री आया था। लेकिन जब आप RL सर्किट की बात करेंगे तो RL सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। किस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ RL सर्किट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर हम V बराबर Vm sin ωt एक सप्लाई लगा देते हैं तो जो करंट आती है वो इससे कुछ ना कुछ एक एंगल पीछे आती है, वो एंगल को हमने अभी मान लिया है फाई। ध्यान रहे कि पीछे जब मैंने बताया था प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में, उस टाइम पर जो करंट आई थी वो 90 डिग्री आई थी। यहाँ पर जो आया था वो कितने डिग्री आया था, 90 डिग्री आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम RL सर्किट की बात करेंगे तो RL सर्किट में ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ एक एंगल होगा फाई। ये फाई की वैल्यू 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है। और उसकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है tan इनवर्स ओमेगा L/R। ठीक है, ये फाई हमको बताएगा कि कितने डिग्री का फेज़ है दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच का। लेकिन याद रहे कि 90 डिग्री यहाँ पर नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही है, I बराबर V/Z, ये सारे केसेस में लगता है। और RL सर्किट के लिए जो Z होता है वो होता है √R² प्लस XL², ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। अब इसका अगर मैं फेज़र डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, फाई है। और इस फाई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, tan इनवर्स ओमेगा L/R, ये फॉर्मूला में पुट करके। ठीक है,
अब यहाँ पर आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट पे क्या है, वही सारी चीज़ें हैं। फेज़र डायग्राम में यहाँ पर भी वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल फाई होगा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आपने वोल्टेज को वी एम साइन ओमेगा टी माना था, यहाँ पर एंगल के संग माइनस फाई लगा हुआ है आरएल सर्किट में। और जबकि मैं आरसी सर्किट की जब बात करूँगा, आरसी सर्किट की बात करूँगा यहाँ पर, तो इस आरसी सर्किट में क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूँगा तो इस आरसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो फाई होगा। लेकिन यहाँ पर आरएल सर्किट में क्या था, आरएल सर्किट में जो एंगल लगा हुआ था वो माइनस का फाई लगा हुआ था, और जबकि आरसी सर्किट में जो एंगल लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, प्लस का फाई लगा हुआ है। बस केवल इतना डिफरेंस है आरएल सर्किट और आरसी सर्किट में। यहाँ पर देखिएगा आरएल सर्किट की अगर मैं बात करूँगा तो आरएल सर्किट में वोल्टेज ऊपर है और करंट यहाँ पर नीचे है। ध्यान से देख लीजिए, वोल्टेज ऊपर है और करंट नीचे है, और इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। और जबकि आरसी सर्किट में क्या है, इसी का जस्ट उल्टा है। आरसी सर्किट में यहाँ पर करंट ऊपर है और वोल्टेज नीचे है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई। और यहाँ पर इसी तरह से फाई निकाला। और यहाँ पर इम्पीडेंस की जो वैल्यू होगी, वो इम्पीडेंस की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट की। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा, फेजर डायग्राम वगैरह चारों के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर पावर इन एसी सर्किट की अगर मैं बात करूँगा तो पावर, जैसे कि मैं डीसी सर्किट की बात किया था, डीसी सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर जो पावर आती है वो वॉट्स में आती है। ये मैंने डीसी सर्किट में ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर जो पावर होती है वो कुछ डिफरेंट तरह से होती है एसी सर्किट्स में। ठीक है, तो उसका पहले मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ पावर का। तो यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास एक आरएल सर्किट है और V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पर सप्लाई लगा रखी है, और करंट क्या है, I है। अभी प्रीवियसली मैंने बताया था, जब मैंने आरएल सर्किट पढ़ाया था उस टाइम पर, अगर V बराबर आपने वी एम साइन ओमेगा टी माना हुआ है तो करंट बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाई होगी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब हम जरा इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर वो पावर होती है जिसमें हम वोल्टेज और करंट का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पावर को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू ये है, करंट की वैल्यू ये है, दोनों का अगर आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी एम आई एम को हमने अलग कर लिया और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब पहली पावर की बात करते हैं, एवरेज पावर की। एवरेज पावर का दूसरा नाम एक्टिव पावर होता है या फिर ट्रू पावर। इसके 3 नाम होते हैं, एवरेज पावर, एक्टिव पावर या फिर ट्रू पावर। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव पावर का या फिर ट्रू पावर का, P बराबर होता है 1/T इंटीग्रेशन 0 to T इंटू पी डी टी। और ये P क्या है, ये P वही पावर है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर निकाली है। ये जो P पावर है ये यही पावर है जो ऊपर की तरफ मैंने निकाली थी, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस PT की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया है तो यहाँ से वी एम आई एम क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। 1/T ये टाइम पीरियड है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी बाहर है। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बचा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 2 साइन ए साइन बी से कंपेयर करेंगे। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मान लूँ कैपिटल ए और इस वाले टर्म को मान लूँ कैपिटल बी मान लूँ, फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरह से। इस वाले साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी को मैं मान लूँ कैपिटल ए और इसको मैं मान लूँ कैपिटल बी। तो आप इससे कंपेयर करिए 2 साइन ए साइन बी से, तो ये हो जाएगा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ठीक है, तो लेकिन उसको बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी जब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 2 साइन ए साइन बी की फॉर्म बनेगी।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो कॉज ए माइनस बी करेंगे तो कॉज फाई आ जाएगा, और कॉज ए प्लस बी करेंगे तो कॉज 2 ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, मतलब दोनों, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इस वाले पार्ट का अलग इंटीग्रेशन करेंगे उसको हमने इस तरह से लिख दिया है, और इस वाले पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अगर ये टर्म आ जाए, अगर आपको कॉज 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर 0 के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टर्म आ गया है कॉज 2 ओमेगा टी का, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस फाई 1/t, और इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू ये जो कॉस फाई है यहाँ पर, ये कॉस फाई इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अंदर बचेगा 0 टू टी इंटू डी टी, और आपको अच्छी तरह से पता है 0 टू टी डी टी की वैल्यू टी होती है, तो इस टी से ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया हुआ है, ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, और यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉस फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया है, और अंदर की तरफ जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगा, और इसकी वैल्यू t के बराबर होगी, और t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर जो एक्टिव पावर आएगी वो आ जाएगी वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस फाई के बराबर, ये पावर आएगी आपकी एक्टिव पावर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं एसी सर्किट में बात करता हूँ पावर्स की, तो यहाँ पर 3 तरह की पावर आपको देखने को मिलेंगी। एक होगी एक्टिव पावर, या फिर ट्रू पावर, या एवरेज पावर, ये तीनों एक ही नाम है। आप इसको एक्टिव पावर कहें या ट्रू पावर कहें या एवरेज पावर कहें, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पावर होगी एक्टिव पावर, दूसरी पावर होगी रिएक्टिव पावर, और तीसरी पावर होगी एपरेंट पावर, ठीक है। अब तीनों के मैं सिंबल्स की बात करता हूँ। एक्टिव पावर का सिंबल होता है P, रिएक्टिव पावर का सिंबल होता है Q, और एपरेंट पावर का सिंबल होता है S। ये तीनों की तीनों कौन सी पावर हैं, एसी सर्किट की पावर हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर का जो सिंबल होगा वो P होगा, रिएक्टिव पावर का Q होगा, एपरेंट पावर का S होगा सिंबल। यूनिट की बात करता हूँ, एक्टिव पावर की यूनिट होगी वॉट्स, रिएक्टिव पावर की यूनिट होगी वार्स, और एपरेंट पावर की यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर, ठीक है। एक्टिव पावर होती क्या है, सपोज दैट एक मैं फ़ैन की बात करता हूँ। एक अगर फ़ैन है तो फ़ैन में क्या होता है, फ़ैन में एक तो ब्लेड लगे होते हैं, फ़ैन को रोटेट करना होता है। दूसरी चीज़, फ़ैन के अंदर क्या होती है, कॉइल होती है, आपने देखा होगा वाइंडिंग होती है। तो जब उसमें वाइंडिंग होती है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता होगा, ठीक है। तो पंखे को घुमाने में, पंखे को रोटेट कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस तरह की पावर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। तो वो पावर रिक्वायर्ड टू डू वर्क डन, वर्क डन के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। अब पीछे मैंने अभी आपको फॉर्मूला डराइव कराया था, P बराबर होता है वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस फाई। अब हम इसको क्या, इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वी एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस मैंने उसको क्या कर दिया है, तोड़ के लिख दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है वी आर एम एस बराबर होता है वी एम बाई रूट 2, और आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बाई रूट 2। तो वी एम बाई रूट 2 की जगह वी आर एम एस लिख देंगे, आई एम बाई रूट 2 की जगह आई आर एम एस, और कॉस फाई तो लिखा ही हुआ है। तो यानी कि एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये जो पावर होगी वो होगी एक्टिव पावर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कोई फ़ैन है, तो फ़ैन में फ़ैन को घुमाने के लिए वर्क डन जो करना होगा वो एक्टिव पावर करेगी, लेकिन फ़ैन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बनाए रखने के लिए जो पावर की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर, टू सस्टेन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए जो पावर चाहिए होती है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। जैसे कि यहाँ पर होता है, ऊपर एक्टिव पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वैसे ही क्यू होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाई होता है, ठीक है। और जो एपरेंट पावर होती है ये टोटल पावर होती है। अगर हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों को कंबाइंड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमारी बन जाती है एपरेंट पावर। इसकी वैल्यू होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। और तीनों की यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी यूनिट होती है, एक्टिव पावर की यूनिट होती है वाट्स, इसकी यूनिट होती है वी ए आर एस वार्स होती है, और इसकी एम्पियर होती है वी ए यानी कि वोल्ट एम्पियर, ठीक है।
अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या होता है कि अभी मैंने 3 तरह की पावर आपको पढ़ाई थी, एक P, एक Q और एक S, ठीक है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, तीनों जो पावर होती हैं वो एक ट्रायंगल बना के उसको हम आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जो ट्रायंगल का आधार या बेस होता है उसको हम लोग इस तरह से एक्टिव पावर दिखाते हैं। यहाँ पर जो लंब लगा हुआ है इसको हम लोग Q से दिखाते हैं, और जो कर्ण होता है उसको हम लोग S से दिखाते हैं। तो S की वैल्यू अगर आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, √p² + q², ये रिलेशन होता है किसके बीच का, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर के बीच में अगर आपसे कह दे रिलेशन, तो ये होता है S = √p² + q²। ये कौन से ट्रायंगल से निकाला जाता है, ये पावर ट्रायंगल से निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन पावर की डिस्कशन किया है, यहाँ पर 3 तरह की पावर की डिस्कशन, 3 तरह की पावर का डिस्कशन किया है यहाँ पर। एक तो एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर, एक एपरेंट पावर। इसका सिंबल P, इसका सिंबल Q, इसका सिंबल S काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तीनों के फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।